नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 सेशन है 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री माइनर पेपर के सेट 3। तो इसके पहले मैंने सेट 2 सेट 1 का वीडियो डाल दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जो सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जो ग्रुप ए पे चलते हैं, और जो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि 1 मार्क्स के प्रश्न जो है, तो नेम एनी वन फॉरेन ट्रेवलर ऑफ मिडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत के किसी एक विदेशी यात्री का नाम लिखिए। तो किसी एक विदेशी यात्री का आपको नाम लिखना है। तो उत्तर देख लेते हैं। तो मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विदेशी यात्रियों में इब्न बतूता का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और वह जो है मोरक्को यानी कि मोरक्को का निवासी था, और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो किसके शासन में यात्रा की? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, समाज और जीवन शैली का विस्तृत वर्णन किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी, यानी कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। उसने 1290 ईस्वी में अंतिम बलबनी शासक कैकूबाद को हटाकर दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ली, और जलालुद्दीन खिलजी एक उदार और सहिष्णु शासक माना जाता है। उसके शासन से दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का आरंभ हुआ है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी कौन था? तो शेरशाह सूरी जो है मध्यकालीन भारत का एक महान शासक और प्रशासक था। उसका वास्तविक नाम फरीद खान था। उसने हुमायूं को पराजित कर सूरी वंश की स्थापना की, और 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। वह अपनी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, भूमि राजस्व सुधारों और सड़क निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सरदेशमुखी? सरदेशमुखी क्या थी? तो सरदेशमुखी जो है मराठों द्वारा वसूला जाने वाला एक प्रकार का कर था, और यह कर जो है किसी क्षेत्र की कुल आय का लगभग जो है 10% होता था। मराठा शासक इसे अपने राजनीतिक अधिकार और सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में वसूलते थे। सरदेशमुखी के माध्यम से मराठा राज्य की आय में वृद्धि हुई, और प्रशासनिक खर्च पूरे किए जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज भक्ति मूवमेंट? भक्ति आंदोलन क्या है? तो भक्ति आंदोलन जो एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, जिसमें ईश्वर की भक्ति को सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग माना गया। इस आंदोलन में जाति, धर्म और आडंबरों का विरोध किया गया। भक्ति संतों ने प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया। उत्तर भारत में यह आंदोलन मध्यकाल में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ, और समाज में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। इसके बाद यहाँ से जो नेक्स्ट है आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, और पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इक्ता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली पे आपको टिप्पणी लिखना है। तो दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इक्ता प्रणाली क्या है, तो आपको इसको बताना है अच्छे से। तो दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य राज्य की आय को संगठित करना और सेना के खर्च को पूरा करना था। इस प्रणाली के अंतर्गत सुल्तान अपने अधिकारियों और सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का राजस्व वसूलने का अधिकार देता था। इस भूमि या क्षेत्र को इक्ता कहा जाता था। इक्ता प्रणाली का विकास विशेष रूप से इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। सुल्तान द्वारा नियुक्त अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहलाते थे। उनका कार्य अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व एकत्र करना और आवश्यकता पड़ने पर सेना उपलब्ध कराना था। इक्तादार को भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था, बल्कि वह केवल राजस्व वसूलने का अधिकारी होता था। इक्ता प्रणाली के अंतर्गत सुल्तान समय समय पर इक्ताओं का स्थानांतरण करता था, ताकि अधिकारी जो है अपनी स्थिति को अस्थायी ना बना सके और विद्रोह की संभावना ना हो। यानी कि जितने भी इक्ताओं यानी कि इक्ताकार थे, तो सभी को इधर उधर जो ट्रांसफ़र किया जाता था, ताकि एक जगह ना टिका रहे। इससे जो होता है कि वो जो है विद्रोह के कारण बन सकते थे, और इससे जो है केंद्र सत्ता मजबूत बनी रहती थी, और इक्तादार को वसूले गए राजस्व में से निश्चित भाग राज्य को देना होता था, और शेष भाग अपने वेतन और प्रशासनिक खर्च के लिए उपयोग करना पड़ता था। इस प्रणाली के कुछ लाभ भी थे। इससे सुल्तान को सेना का वेतन सीधे देने की आवश्यकता नहीं रहती थी, और प्रशासनिक नियंत्रण बना रहता था। लेकिन समय के साथ इक्तादारों की शक्ति बढ़ने लगी, और भ्रष्टाचार भी फैल गया। फिर भी इक्ता प्रणाली ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द रोड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ शेरशाह सूरी, यानी कि शेरशाह सूरी की सड़क एवं संचार व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। तो यह शेरशाह सूरी की सड़क और संचार व्यवस्था पे आपको टिप्पणी लिखना है। तो शेरशाह सूरी की सड़क एवं संचार व्यवस्था मध्यकालीन भारत की सबसे सुव्यवस्थित और प्रभावी व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत करना, व्यापार को बढ़ावा देना और सेना तथा अधिकारियों की आवाजाही को सुगम बनाना था। उसने पूरे साम्राज्य में सड़कों का जाल बिछाया जिससे राज्य के विभिन्न भाग जो है आपस में जुड़ सके। शेरशाह ने 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कराया। सबसे प्रसिद्ध सड़क ए आजम थी, जो बंगाल के सोनार गांव से लेकर पंजाब के पेशावर तक जाती थी। इसके अतिरिक्त आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर और आगरा से चित्तौड़ तक सड़कें बनवाई गई। इन सड़कों के दोनों ओर छायादार पेड़ लगाए गए जिससे यात्रियों को सुविधा मिलती थी। संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शेरशाह ने डाक प्रणाली को विकसित किया। प्रत्येक 2 कोस की दूरी पर सराय बनाई गई जहां यात्रियों को ठहरने, भोजन और घोड़ों की व्यवस्था मिलती थी। इन सरायों में डाकघरों की भी व्यवस्था थी जिससे संदेश तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। इन सड़कों और सरायों ने व्यापारियों, सैनिकों और आम लोगों को समान रूप से लाभ पहुंचाया। व्यापार में वृद्धि हुई और वस्तुओं का आवागमन आसान हुआ। प्रशासन के दूरस्थ क्षेत्रों से सूचनाएं शीघ्र प्राप्त होने लगी और शेरशाह की सड़क एवं संचार व्यवस्था न केवल उसके शासन को सुदृढ़ किया बल्कि बाद के मुगल शासकों ने भी इसी प्रणाली को अपनाया। तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन के सिर्फ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और जो है इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पर डायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जबकि आपको कुछ हेल्प मिल रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे सब्सक्राइब करें बिना बेवजह। तो बेवजह करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से आपको कोई भी बेनिफिट मिल रहा है तो तभी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। इसी तरह मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो आपको अगर बेनिफिट लग रहा है तो तभी कीजिएगा, वरना कोई जो है इसमें ज़बरदस्ती वाली बात नहीं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका फ़ोन है, आपकी मर्ज़ी, तो आप सब्सक्राइब करें चाहे ना करें तो वो आपके हाथ में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है पहला जो है, एग्जामिन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के केंद्र एवं प्रांतीय प्रशासन का परीक्षण कीजिए। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पे जो आपका उत्तर है आप पीडीएफ से इसको अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस अकबर्स रिलेशन विद द राजपूत, यानी कि अकबर के राजपूतों के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। तो अकबर का जो राजपूतों के साथ किस तरह संबंध था, कैसा संबंध था, तो ये सभी आपको विवेचना करना है, विश्लेषण करना है या फिर वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द राइज ऑफ द मराठास अंडर शिवाजी, यानी कि शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उदय का वर्णन कीजिए। तो शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उदय का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मराठास, मराठों की राजस्व व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो मराठा की राजस्व व्यवस्था क्या है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ सूफीज़म इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में सूफी आंदोलन के विकास की विवेचना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और या फिर इस सेट का, तो डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर, सल्तनत कालीन स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और ये जो आपका क्वेश्चन खत्म होता है। तो अभी तक मैंने जो आपको 3 सेट प्रोवाइड किया, सेट 1, ठीक है, सेट 1, सेट 2 और सेट 3, ठीक है। तो ये वीडियो आपका सेट 3 तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप जो मैंने पेपर हिस्ट्री के लिए आपका कोई भी वीडियो नहीं आएगा। तो आप लोग जो सभी प्रश्न जो भी दिए हैं मैंने पीडीएफ पे, सभी को आप लोग अच्छे से एनालाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा तो आपका एग्जाम जरूरी बहुत ही बढ़िया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड भी आ जाते हैं तो आप लोग रिलेटेड में आप बना दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने 2 सेमेस्टर तक एग्जाम दिया ही है तो आपको पता है अच्छे से कि कैसे क्या करना है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।